Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news for UPSC of 30th April 2025. 30 अप्रैल 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपको जो जानना चाहिए यूपीएससी के हिसाब से, जो आपके प्रीलिम्स मेंस में पूछी जा सकती हैं, आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल होंगी। एंड इवन अगर आप एनडीए सीडीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उन न्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू बसावेश्वर। ठीक है, तो कल जो है उनकी जयंती थी, जगत गुरु बसावेश्वर की जयंती थी और प्रधानमंत्री जी ने उनको याद किया है। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में कि बसावेश्वर कौन थे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी में जो ऊपर से दिख रहा है उसके एक स्टेप अंदर आपको हमेशा जाना है। न्यूज़ तो ऊपर से सबने पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने बसावेश्वर जयंती पे उनको याद किया है, तो आप थोड़ा सा जान लीजिए कि बसावेश्वर कौन थे। ठीक है, तो बसावा भी इनको कहा जाता है। ही वॉज 12th सेंचुरी फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग वो कौन थे। 12th सेंचुरी फिलोसोफर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे। क्या काम किया था इन्होंने? ही फाउंडेड द लिंगायत और वीर शैव मूवमेंट विथ हिज नेफ्यू चना बसावा। ठीक है, तो इन्होंने लिंगायत जो एक समुदाय है कर्नाटक के अंदर, उसको फाउंड किया था, या जिसको वीर शैव मूवमेंट भी बोला जाता है, अपने भतीजे के साथ चन्ना बसावा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। और ये धर्म की शुरुआत हुई थी आफ्टर द बिटर फाइट विथ जैनास। तो जैनों के बीच, जैनों के साथ जब लड़ाई हुई तो उसके बाद इसका फाउंडेशन किया गया था। एंड बसावेश्वर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कलचुरी किंग्स। ठीक है, तो ये किस राजा के उसमें थे? कलचुरी किंग्स। ठीक है, तो कलचुरी किंग्स याद रखिएगा। ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कलचुरी किंग्स एंड द लिंगायत्स आर वर्शिपर्स ऑफ शिवा। दे वर्शिप द शिवा, भगवान शिव की पूजा करते हैं। एंड ये किस चीज का विरोध कर रहे थे? दे स्ट्रांगली अपोज्ड कास्ट सिस्टम, रिजेक्टेड फास्ट, फीस्ट, पिलग्रिमेजेस एंड सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो जाति प्रथा का विरोध किया, जो फास्ट यानी व्रत वगैरह रहना, या बड़े बड़े जो भंडारे होते हैं, फीस्ट होते हैं तीर्थ यात्राओं का, और सेक्रीफाइसेस का। इन द सोशल स्फीयर दे अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का विरोध किया। एंड एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा आप। यहाँ पर बसावेश्वर, लिंगायत और वीर शैव मूवमेंट के बारे में ये सारी चीजें जो हमको जाननी चाहिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड अभी जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस बात के लिए हामी भर दी है कि भारत के जो 52nd चीफ जस्टिस होंगे, 52nd चीफ जस्टिस होंगे, वो कौन होंगे? जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, जस्टिस बी आर गवई, उनको 14 मई को प्रभार मिलेगा। एंड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स नियरली, नवंबर में उनका रिटायरमेंट है। तो हम लोग याद रखेंगे जस्टिस वी आर गवई जो हैं वो भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। इनके पिताजी भी जो है वो पार्लियामेंटेरियन थे एंड ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ केरला एंड बिहार। एंड जस्टिस वी आर गवई जो हैं वो भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? केजी बालाकृष्णन। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती है वो किस आर्टिकल के अंदर होती है? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इनको शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे। प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। तो ये चीज एकदम यहां पर हमको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? 65 ईयर्स। तो याद रखिएगा आप लोग, 65 ईयर्स इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री ज्ञानेश कुमार, एक तो हमारा यही फैक्ट याद हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? श्री ज्ञानेश कुमार। और यहाँ पर जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो लोकल ऑफिसर्स होते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, वाकई में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग रखी थी। ठीक है, अब ट्रेनिंग रखी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पर रखी थी, किस इंस्टीट्यूट में रखी थी, ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूशन कहाँ लोकेटेड है। तो याद रखिएगा ये ट्रेनिंग हुई है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIDEM, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। एंड ये मीटिंग, ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका?
न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ यही बात याद रखने लायक है। एंड बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs के बारे में एक चीज याद रखिएगा, जो आप मतदान करने अगर आप लोग गए होंगे अगर 18 के ऊपर, तो वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको BLO बोला जाता है। ठीक है, तो BLOs का काम होता है इलेक्टोरल रोल को तैयार करना, वहां पे जो भी नए एडिशन होने हैं, डिलीशन होने हैं, ये सब काम कौन करता है? BLOs करते हैं। ये पूरे 5 साल लगातार चलता रहता है। ठीक है, जनवरी में एडिशन होता है, जुलाई में एडिशन होता है। जब आप लोग IAS ऑफिसर बनेंगे देन यू विल इंटरेक्ट विद दीज BLOs एंड EROs। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू केरला, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो 1 एंड 2 मई को प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला के विजिट पर रहेंगे। अब यहाँ विजिट पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री 1 मई को रहेंगे, एंड 1 मई जो है वो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात का सेपरेशन जो हुआ था वो 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम द बॉम्बे स्टेट। ठीक है, तो उस समय महाराष्ट्र को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। एंड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, 10:30 बजे सुबह, आज यानी जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तब 10:30 बजे वेव्स का इनॉग्रेशन होगा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट विच इज बीइंग हेल्ड इन मुंबई। 2 मई को प्रधानमंत्री जो है वो केरला जाएंगे, और यहाँ पर इंडिया का जो पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। उस पोर्ट का क्या नाम है? विजहिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। तो याद रखिएगा केरला में ये पोर्ट लोकेटेड है, विजहिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट। एंड इसके जरिए जो है इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के इसको जो शिपिंग सेक्टर है उसको इंप्रूवमेंट मिलेगा। एंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? Transshipment port is a port, city or trading post where cargo is transferred from one vessel or mode of transport to another during transit to its final destination। ठीक है, तो इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पोर्ट, कोई शिप जो है वो चाइना से चला, ठीक है, और उसके बाद उसको जाना था USA तक। ठीक है, और बीच में जो है इंडिया में आकर के अगर वहां पर उसका शिप बदल दिया जाए, ठीक है, मतलब जिस शिप से वो चला था वहां से डिपोर्ट करके शिप इंडियन शिप में भर दिया जाए और फिर USA जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, कि जो फाइनल और कुछ नहीं हुआ, चेंज हुआ है, सिर्फ जो शिपिंग वेसल है वो बदला है। ठीक है, या उसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बदला है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, एंड इंडिया का जो पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो याद रखिएगा विजहिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट विच इज लोकेटेड इन केरला। इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे केरला आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वो मिसाइल टेस्ट रेंज बनाए, मिसाइल टेस्ट रेंज का इनॉग्रेशन करेंगे। वहां पर उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। उसका क्या नाम है? नाग्यालंका। नाग्यालंका इन आंध्र प्रदेश मिसाइल टेस्ट रेंज। ठीक है, अब ये मिसाइल टेस्ट रेंज भारत का दूसरा मिसाइल टेस्ट रेंज होगा। पहला जो है वो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्ट रेंज है जो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग कि इंडिया का जो पहला मिसाइल टेस्ट रेंज है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है? नाग्यालंका, आंध्र प्रदेश। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग यहाँ से। ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, तो कल कैबिनेट की जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दे हैव डिक्लेयर्ड द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर फॉर द सीजन 2025-26। और कितना तय किया गया है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का? 355 रुपीज़ पर कुंटल। तो जैसे बाकी फसलों के लिए आपकी MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी तरह से शुगर केन के लिए क्या होती है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP होती है। ठीक है, FRP का जो है एक चीज याद रखिएगा, इसको डिसाइड कौन करता है कितना होगा फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस? ये डिसाइड किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। और किसके रिकमेंडेशन पर किया जाता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, यही चीज MSP के लिए भी है। और UPSC में 2015 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि MSP को कौन रिकमेंड करता है। तो याद रखिएगा रिकमेंडेशन का काम जो है किसका है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, एंड इसको फाइनल कौन करता है?
फाइनल करने का काम है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू PM ऊषा। एंड PM ऊषा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ऊषा मतलब उच्चतर शिक्षा अभियान, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन द स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जो इस राज्य की जो विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं उनको जो है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और यहाँ पर एक शब्द आया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि इस स्कीम के अंदर पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एक दूसरा शब्द होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, जैसे PM किसान है, उसमें जो 100% फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर प्लस स्टेट। तो इस एक फैक्ट को हम लोग याद रखेंगे। PM ऊषा का नाम याद रखेंगे, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान किस लिए है? वैसे ही नाम से ही समझ आ रहा है कि जो हायर एजुकेशन है उसको बेटर बनाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ इट एम्स टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, एक्सीलेंस एंड फॉर हायर एजुकेशन व्हाइल इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। एंड एकलव्य जो 75 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर के स्पेस लैब्स बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे प्राइवेट सेक्टर का यूज़ करके आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बेटर कर सकते हैं, कैसे आप अपने फंड्स को चैनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एंड ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू ST चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। दूसरा काम था इसका कि टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। दीज आर बेसिकली बोर्डिंग स्कूल्स। ठीक है, एक तरह के बोर्डिंग स्कूल है जहाँ 6th से लेकर 12th तक बच्चे पढ़ते हैं जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, और उनके हर चीज़ का इंप्रूवमेंट का ध्यान रखा जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू कास्ट सेंसस। ठीक है, इसके लिए कल जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने इसको स्वीकृति दे दी है कास्ट सेंसस के लिए। ठीक है, तो सेंसस क्या होता है? एनुमरेशन ऑफ द पीपल, जनगणना। ठीक है, लोगों की गणना करना सेंसस है। अब हम इसको कास्ट सेंसस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज़ादी के बाद पहला सेंसस होगा आने वाला जहां पर जातियों की भी गणना की जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे UPSC में पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? तो यस, ये पहली बार होगा जब कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा सेंसस में। ठीक है, अब सेंसस जो है वो हमारे किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। आप सभी जानते हैं कि 3 लिस्ट है हमारे पास, एक यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है, एक स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स लेजिस्लेट करते हैं, तीसरा है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स बोथ कैन लेजिस्लेट, यानी कानून बना सकते हैं। ये कहाँ पर मेंशन्ड है? 7th शेड्यूल में ये लिस्ट दी हुई है और आर्टिकल 246 है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 246 7th शेड्यूल विच प्रोवाइड्स फॉर द 3 लिस्ट। और एंट्री 69 सेंसस जो है वो किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत का जो पहला सेंसस है वो कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ठीक है, 1872, उसके बाद 1881 और फिर हर 10 साल में सेंसस होता रहा है। लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ था वो 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था, पर कोविड के कारण वो नहीं हो पाया। एंड जब 1872 में सेंसस हुआ था तब कौन वाइसराय थे इंडिया के? देन वाइसराय वाज वाइसराय लॉर्ड मायो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, लॉर्ड मायो वाज द वाइसराय व्हेन फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस। ठीक, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रगति। एंड प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसकी कल मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर लास्ट वेडनेसडे जो होता है हर मंथ का,
उसमें प्रगति की मीटिंग ली जाती है। एंड इसका फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ एन ICT बेस्ड मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, उसमें प्रधानमंत्री डायरेक्टली बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ, और उसको कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।